फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है घमंडी राजकुमारी की, जिसने अपने राज्य में ऐलान करा रखा था कि अगर वो किसी के सामने आ जाए तो कोई उसे आंख उठाकर ना देखे, और जो उसे आंख उठाकर देखे तो वो उसको जेल में डलवा देती थी। तो एक बार की बात है, गांव में उसी राज्य में एक लड़का रहता था, किशन। उसका दोस्त था मदन। वो दूसरे गांव से आया हुआ था अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो उसने सुना था राजकुमारी के बारे में कि राजकुमारी बहुत इतनी सुंदर है कि कोई अगर उसे देखे तो वो उसे जेल में डलवा देती थी। तो ऐसे ही वो दोनों घूम रहे थे जंगल में। तो राजकुमारी शिकार के लिए निकली हुई थी। तो जैसे ही शिकार के लिए जैसे निकली हुई थी, राजकुमारी सामने आई उन दोनों युवकों के। तो जो किशन था उसने तो गर्दन नीचे कर ली थी, क्योंकि वो जानता था क्या नियम है यहाँ का। अब जो मदन था उसने नज़र नीचे नहीं करी, वो देखता रहा, उसको निहारता रहा कि हाय कितनी सुंदर राजकुमारी है, ये है वो है। तो वो उसको बोल भी रहा था कि नज़र नीची कर ले, ये बहुत खतरनाक है, मान जा मान जा मान जा। वो माना ही नहीं। तो उसने बोला कि मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आ रहा ये तुझे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नज़रें नीची कर ले, लेकिन तूने नज़रें नीची नहीं करी, अब तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अब तू इसी समय जेल की कोठरी में बंद होएगा, तू निकलेगा नहीं जीवन भर। तो भैया वो कह रहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना बड़ा क्या पाप कर दिया जो आप मुझे जीवन भर के लिए जेल में डाल रही हो, ये है वो है। तो उसको ज़बरदस्ती जेल में डलवा दिया। और वो बेचारा रोता रोता कह भी रहा कि तुम भुगतोगी, तुम एक दिन भुगतोगी, तुम्हें जो इतनी सुंदरता पे अपनी घमंड है ना, एक दिन तुम्हारा नाश होगा, ये है वो। इस तरह से वो बोलता रहा, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और जेल में डाल दिया। अब उसके इस व्यवहार से उसका पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि भैया मेरी बेटी का ऐसा व्यवहार है, कौन इसे शादी करेगा। तो वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ इस बात को लेकर कि कैसी हमारी बेटी है कैसा ये व्यवहार करती है लोगों के साथ। तो वो कहती है आपकी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब वो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद। कहता है बताओ क्या बात है। कहती है, कह रहा कि इससे कौन शादी करेगा, ये और वो। कह रही इससे कोई शादी नहीं करेगा, बल्कि जो इसे शादी करेगा वो जान से जाएगा। कहता है ऐसे क्यों कह रही हो, क्या बात हो गई है। कहती है इसने एक ऐसी शर्त रख दी है कि जिस शर्त को कोई पूरा करेगा तो ही इसकी शादी होगी, वरना ये फिर कुछ कहने वाली होती है तो इतने उसकी बेटी आ जाती है। तो बेटी कहती है मम्मी, माँ मैंने क्या गलत कहा है, सही बात कही है। जो मेरे सवालों का जवाब देगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, मैं उसी से शादी करूँ जो मेरे सवाल का जवाब देगा। तो कहता है इतने में राजा बोलता है कि गलत क्या है, ठीक है अगर ऐसी कंडीशन है तो भैया जिससे मेरी बेटी शादी करेगी वो उसके सवालों का जवाब देगा, उसी से शादी होगी। तो कहती पिताजी वचन दीजिए, वचन से फिरोगे नहीं आप। कहते बेटा मैं राजा हूँ, मैं अपने वचन से फिरूंगा नहीं, ठीक है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, जिससे आप जो आपके सवालों का जवाब देगा उसी से ही आप शादी करना तो अब वो महारानी बोलती है महाराज पूरी बात तो सुन लिया करो, पूरी बात सुनने के बाद ही वचन दे दिया करो, आपको पता है इसकी आगे की शर्त क्या है। कहते क्या शर्त है आगे की, बताओ। कह रही शर्त ये है कि जो इसके सवालों का जवाब देगा उससे तो ये करेगी शादी, और जो इसके सवालों का जवाब नहीं देगा उसका ये सर काट के अपने राज्य के दरवाजे पे लगाएगी। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। कह रही ये कैसी अटपटीसी शर्त है। अरे भैया जो जवाब क्या पता है, कोई जवाब ना दे पाए तो क्या तुम उसे मार दोगी। कहती हाँ पिताजी, अब तो आपने वचन दिया है, अब तो ये ऐसा ही होगा। अब भैया वो तो राजा जो है वो अपना सर पीट के रह गया। महारानी थी, उसने पहले बोला था कि मैंने कहा था पहले इसकी पूरी बात सुन लो उसके बाद वचन देना, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ हो गई ख़त्म। अब क्या था राजा दूसरे देश के जो राज्य के जो राजा थे उनके बेटे आने लगे इसको देखने के लिए। एक बेटा आया, एक राजा आया, उसने उससे पूछा कि मुझसे शादी करना चाहते हो। वो कहता है हाँ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप इतनी सुंदर हो, आपसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा। कहते ठीक है, आपको मेरी शर्त पता है। कहता है हाँ मैंने सुना तो है, आप सवाल पूछोगे उसका जवाब दिया जाएगा। कह रही ये मेरी शर्त का पहला हिस्सा था, मेरी शर्त का दूसरा हिस्सा ये है कि जो मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा उसको मैं उसका सर काट के अपने राज्य के दरवाजे पर लगा दूंगी। कहता है वो सोचता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं दे दूंगा जवाब, ये हुआ। कह रहा ठीक है मुझे मंजूर है। तो वो ऐसे कर रही। उसने पूछा कि जो कर्ण ने अपनी पत्नी चंद्रसेना के साथ क्या किया। भाई साहब ये सवाल उसके कानों में पड़ा और वो परेशान हैरान कि भैया कौन करण है, किसकी पत्नी चंद्रसेना है, नहीं जानता। तो कहता जी मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा जी जैसी शर्त थी अब उसका जवाब भी अब उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा
तो उसको उसका गला काट के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। तो इसी तरह से करते करते कम से कम 48 राजकुमारों की जान चली गई थी। और जो राजा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि इस तरह से तो हमसे सारे राज्य दुश्मनी कर लेंगे, सब मतलब दुश्मन बन जाएंगे। तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भैया जो भी उसकी लड़की को देखने जाता है वो वापस नहीं आता है। तो ऐसे ही एक और राज्य था, बहुत अच्छा था। तो उसके उस राजा के 3 बेटे थे। 3 बेटों में से 2 बेटे उसको देखने के लिए आए थे। दोनों बेटों ने मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने सोच लिया था कि इस राजकुमारी से विवाह करके हम इसका घमंड ज़रूर तोड़ेंगे। अब क्या था कि पहले उसने बड़े भाई ने बोला कि भैया पहले बेटा, छोटे भाई मैं जाता हूँ पहले, क्या पता दोबारा तुम्हें जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं जाता हूँ, मैं देता हूँ राजकुमारी के सवालों का जवाब। वो जाता है, उसका भी वही हाल होता है। फिर दूसरा जाता है, उसका भी वही हाल होता है। अब ये बात पहुँच जाती है महाराज के पास कि भैया उसके 2 जवान बेटों को राजकुमारी ने ऐसे बलि चढ़ा दिया। तो अब ये कहता है कि अपनी सेना इकट्ठी करो, इस राजा और इस राजकुमारी को, इसको हम बताते हैं। ये इस तरह से तो ये सारे ही युवकों को खा जाएगी। ये ऐसी क्या सुंदरता है, ऐसे क्यों इसके पीछे, शादी के पीछे मरे जा रहे हैं, और ऐसा क्या सवाल है जिसका जवाब कोई दे नहीं पाता है। तो अब उसने जैसे ही वो निकलने वाला था लड़ाई के लिए, इतना ही उसका तो तीसरा बेटा था सूरजसेन, वो आता है। वो कहता है पिताजी मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा। अरे मेरा आपसे वादा है कि मैं उस राजकुमारी से विवाह करके उसको यहाँ पर आपके पैरों में लाके गिरूंगा। वो कहता है नहीं बेटा, मैं ये अब रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 2 बेटे पहले मैं खो चुका हूँ, तुम तीसरे बेटे हो, तुम्हें कुछ हो गया तो कौन इस राज्य को उत्तराधिकारी बनेगा, ये है वो। इस तरह से भाई वो बोलने लगा। तो उसने बोला पिताजी जो होगा अच्छा होगा, अब आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भैया वो जो छोटे वाला बेटा था वो चालाक चतुर बहुत समझदार था। उसने क्या करा कि वो निकल गया। अब जिस दिन वो निकला उस रात क्या हुआ, जो राजकुमारी अपनी छत पर थी उसके सामने एक तांत्रिक बाबा प्रकट हुआ। उसने उसको सम्मोहित कर रखा था और उसने उसको बोल दिया था कि अब हमारे 50 पूरे हो चुके हैं, अब तुम्हें सिर्फ एक आखिरी की बलि लेनी है, उससे भी यही सवाल पूछना है और बस फिर तुम्हारा काम खत्म, फिर तुम आज़ाद हो जाओगी मुझसे। और ये सारी हरकत, ये सारी जो भी घटना हो रही होती है, ये उसके घर की एक जो दासी है कुसुमलता, वो देख लेती है चोरी से। और उसके मतलब वो मतलब हद से ज़्यादा कहते हैं ना सदमे में आ जाती है कि ये हो क्या रहा है, कि राजकुमारी जो जवान जवान राजकुमारों को मार रही है वो इसके कहने पे मार रही है, इस तांत्रिक जादूगर के कहने पे मार रही है। तो भैया वो तो होपलेस हो गई। तो ऐसा हुआ ये उसी रात की बात है कि सुबह का निकला हुआ जो राजा था सूरजसेन, वो पहुंचा उस राज्य की सीमा में जंगल में। तो अब वो उसको जंगल से होता हुआ वो गांव की तरफ आया। अब गांव में उसको ठहरने के लिए जगह चाहिए। उसने एक बूढ़ा बाबा मिला, बूढ़ा बाबा से पूछा कि भैया मुझे यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। तो उसने बोला कि बेटा यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं थी, बहुत बढ़िया सिस्टम था यहाँ का, लेकिन राजकुमारी के प्रकोप की वजह से अब यहाँ पे सब धर्मशालाएं बंद हो चुकी हैं और कोई भी यहाँ आने से डरता है। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों। फिर उसने जो बूढ़ा था बाबा उसे सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो राजकुमारी है ये लड़के आते हैं इसको देखने के लिए और वो अकेले में उनसे सवाल पूछती है और कोई जवाब नहीं दे पाता तो वो उसका बहुत बुरा हाल करती है। उनके सर दरवाजे पर लटके हुए हैं राजमहल के, राज दरबार के। तो कहता है अब मेरे को ठहरना है, मैं तो व्यापारी हूँ, मुझे तो यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है। वो कहता है आप बहुत अच्छे लग रहे हो देखने से, आप मेरे घर चलो। तो वो अपने घर लेके आता है। वो उससे पूछता है कि आप अकेले रहते हो। कहता है नहीं नहीं मैं अकेला नहीं रहता, पहले मैं राजा के दरबार में ही उनके बगीचे का माली था, मैं काम करता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है वो वहाँ पर काम संभालती है। तो कहता है अच्छा। तो कहता है फिर कहता है कि अभी आप रुको, मैं अभी आपके लिए खाना पीना लेके आता हूँ। बूढ़ा है जो उसकी खूब सेवा करता है। रात हो जाती है, सो जाते हैं। अब रात होने के बाद वो आती है, जैसे वो आती है, उसको सारी घटना उसने देख ली होती है। वो आती है तो अपने पिता से डरी डरी बोलती है कि पिताजी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। कहता है क्यों बेटा क्या हो गया। कह रही पिताजी अब मैं वहाँ पे रात की नौकरी नहीं करूँगी, मैं दिन दिन में ही जाऊँगी, दिन दिन में ही आ जाऊँगी काम खत्म करके। कहता है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्या बात है क्या नहीं है, तो ठीक है इतना हो गया। अब सुबह उठी, वो देखी उस राजकुमार को, उसको देख के एकदम वो हो गई कि कितना सुंदर राजकुमार है। राजकुमार ने भी उसको देखा, जैसे उसकी आँख खुली कि इतनी मतलब बहुत सुंदर है वो कुसुमलता भी, जो बूढ़े की बेटी है वो भी बहुत सुंदर है दासी। अब क्या था कि वो उनके घर में रहने लग गया, 2-4 दिन रहा।
2-4 दिन में उनके बीच करीबी आ गई, कुसुमलता और उसके बीच में, राजकुमार के बीच में। और राजकुमार ने अपना भेद बताया नहीं था कि मैं राजा हूँ। तो अब प्यार व्यार मतलब उनके बीच हो गया। तो उसने उसको बोला कि मतलब बातचीत करी ऐसे कुछ। तो उसने बताया कि वो जो राजकुमारी है, दिक्कत यह है कि कह रहा है ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या सा सवाल पूछती है वो राजकुमारी जो कोई जवाब नहीं दे पाता। कहती है वो सवाल तो मुझे पता है। कह रहा तुम्हें कैसे पता। कह रही है एक दिन मैं उनके कमरे में सफाई कर रही थी, उसी टाइम एक राजकुमार वहाँ पर आया था और मैंने वो सवाल सुना था जो राजकुमारी हर एक से पूछती है। हर एक राजकुमार से वो एक ही सवाल पूछती है कि राजा कर्ण ने अपनी पत्नी चंद्रलेखा के साथ क्या किया। तो अब वो कहता है अब ये कौन है। तो वो कहती है, उसको कहता है कि मतलब बातचीत होती है तो वो उसको कहती है कि वो अपनी बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक राज्य का राजा हूँ और मेरे 2 भाइयों को भी उसने ऐसे ही मार दिया है और मैं उससे बदला लेने आया हूँ। तो वो कहती है आप तो अब राजा हो तो आप क्या मुझसे विवाह करोगे, अब आप तो मुझसे प्यार नहीं करते। कह रहा है ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया जो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं राजा हूँ, मैं यहाँ भेष बदल कर आया था एक व्यापारी बनकर, लेकिन मुझे अपने भाइयों का बदला लेना है और ये मेरा तुमसे वादा है जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें आदर सहित विवाह करके अपने राज्य लेकर जाऊंगा और तुम मेरे राज्य की होने वाली महारानी हो। तो वो कहती है कि मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ जो किसी को नहीं पता। वो कहती है क्या। कहता क्या। कहती मैंने एक दिन रात को देखा था कि एक तांत्रिक प्रकट हुआ था उसके सामने जादू से और वो उससे बात कर रहा था और वो सारी बातें उसने बता दी उसको, राजा को, सूरजसेन को सब कुछ बता दिया उसने। तो उसने बोला कि उसने बूढ़ा बाबा जाता है, बूढ़ा बाबा बोलता है कि बेटा मेरे को है ना ऐसा लग रहा है कि जो जंगल के बीचों बीच एक गुफा है वहाँ पर एक साधु बाबा रहते हैं, मुझे लगता है उनके पास सब सवालों का जवाब है। तो वो गया उनके पास, तीनों गए, बेटी भी गई और राजा भी गया चंद्र सूरजसेन और वो बूढ़ा बाबा भी गया। वहाँ पे उसने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा जी ये तो करण तो है पड़ोसी राज्य का एक राजा है, आपको कोई भी सवाल का जवाब हो वही मिलेगा। इतना तो मेरे को पता है कि उसकी पत्नी का नाम चंद्रलेखा है और राजा वो करण है। कहता है वो मुझे कह रहा है लेकिन दिक्कत यह है कि वो तुम्हें बताएगा नहीं सवालों का जवाब, क्योंकि जो भी उसके पास इस सवाल का जवाब पूछने जाता है कि उसकी पत्नी गायब है तो वो उसको मतलब सजा दे देता है, वो अच्छे से उससे बात नहीं करता है। तो कहता है फिर वो मुझे कैसे बताएगा अपनी सारी बातें। कहता है ऐसा करो, उसको जादू से वो एक सोने का कड़ा देता है कि अब तुम इस कड़े को उसको दिखाओगे ना तो वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर तुम्हारे सवालों का जवाब दे देगा। कहता है ठीक है। वो 15 दिन लगते हैं उसको दूसरे राज्य के पास जाने में। अब वो पहुंचता है, राजा के पास बात करता है, राजा उसको धिचकार देता है, उसको मतलब खूब गुस्सा करता है, लेकिन इतने में ही वो उसको कहता है अकेले में बात होती है सारी। तो वो सोने का कड़ा उसको दिखाता है और वो थोड़ी देर सम्मोहित हो जाता है, वो कोई जवाब नहीं देता है। वो खुद हैरान हो जाता है कि मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं गुस्सा क्यों नहीं कर रहा तुम पर। तो कहता है मुझे बस ये सवाल का जवाब बताओ महाराज कि आपने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, क्योंकि आपके इसी सवाल के पूछकर एक राजकुमारी ना जाने कितने राजकुमारों को मार रही है, उसमें मेरे 2 भाइयों को भी मार दिया है और अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तो वो कहता है अच्छा। फिर वो कहता है आज मेरे साथ चलो। वो बगीचे में जाता है, एक बकरी को दिखाता है, कहता है तुम्हें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। कहता है यहाँ तो एक बकरी है जो घास चल रही है। कह रहा है ये बकरी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। कहता है ये आपकी पत्नी है चंद्रलेखा। कहा हाँ ये मेरी पत्नी है कि मैंने एक दिन देखा था कि ये रात को घोड़े पर बैठकर अपने अपने जो हमारे गांव राज्य का एक मंदिर है उसमें जा रही थी और उसमें उस मंदिर में 2 आदमियों के साथ ये खड़ी हुई हाथ पकड़कर कोई तंत्र विद्या कर रही थी। ऐसे ही जाकर मैंने उनकी तंत्र विद्या को भंग करा, जिसका इसने हाथ पकड़ा हुआ था मैंने उसका गला काट दिया और मैंने उसका गला काटा, उसका दूसरा भाई था वो भाग गया। फिर जो साधु बाबा थे उन्होंने इसको बकरी बना दिया था और इतने में उसके जो पुरोहित होते हैं करण के वो भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि बेटा हमने इसको बकरी इसलिए बनाया था कि अगर राजा इसको मार देता तो ये चुड़ैल बन जाती और ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ जाती, इसीलिए हमने उस समय यही समझा, ठीक समझा कि इसको बकरी बना दिया जाए जिससे कि इसके अंदर शक्ति भी बकरी जितनी ही हो, निर्बल। और हम सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे राज्य से भी जवान लोग गायब हो रहे थे। वो हमें बाद में पता लगा कि महारानी ही उनकी बलि दे रही थी और महारानी खुद बलि नहीं दे रही थी, महारानी को सम्मोहित किया गया था जादूगरों के द्वारा, तब ये सारे काम हो रहे थे। नुका जी अब उसका दूसरा भाई, नुका जी अब उसके दूसरे भाई ने वो दूसरी जो वो है राजकुमारी, घमंडी राजकुमारी, उस पर कब्जा कर रखा है। अब वो उससे ये सब काम करवा रहा है। अब दिक्कत यह है कि
14 मतलब 50 मर चुके हैं, 51 एक लास्ट बलि बच रही है। अब वो उसकी बलि देने के बाद वो अमर हो जाएगा और उसने उसको झांसा दिया हुआ है उसको राजकुमारी को कि उसको वो कर देगा, उसको पूरे दुनिया की महारानी बना देगा। इस तरह से उसको अपने बातों में लिया हुआ है। तो कहता जी अब इसका बताओ अब कैसे इलाज होगा इस चीज़ का, इस तरह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कह रहा कुछ नहीं है, उसका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ था। और सवाल का जवाब यही है कि रानी ने धोखा दिया था राजा को, इसलिए राजा के मंत्री उसने पंडित ने उसको बकरी बना दिया था। तो ये है, क्योंकि उसको पता नहीं था दूसरे भाई को कि क्या हुआ, इसीलिए वो ये सवाल पूछवाता था। ठीक है, ये सवाल पूछने का यही कारण था कि उसको पता नहीं था कि महारानी के साथ हुआ क्या है, यही सवाल था। तो उसने बोला अब पंडित जी आप मुझे बताओ अब उस जादूगर का कैसे भंडा फोटेगा, कैसे उसका नाश होगा। तो वो कहता है जी ऐसी बात है। वो अपनी सिद्धि से एक सिंदूर देता है, कहता है जब आप राजकुमारी के सवाल का जवाब दोगे उसी समय वो प्रकट हो जाएगा और उसी समय आप ये सिंदूर राजकुमारी के ऊपर घेर देना, वो बकरी बन जाएगी। और उसी क्षण जैसे वो बकरी बनेगी उसी क्षण अपनी तलवार निकालकर वो जादूगर की गर्दन आप काट देना, तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। और जो बकरी है, वो जो राजकुमारी है, वो बकरी ही बनने लाएगा, क्योंकि उसने अपने रूप सौंदर्य के घमंड में आकर बहुत लोगों को बर्बाद किया है, बहुत लोगों की जान ली है। तो उसके लिए ये सज़ा, मतलब ये सज़ा तो बनती है, उसको माफ़ी नहीं देनी है, क्योंकि वो जानबूझकर ये सब कर रही है, सम्मोहित भी हो रही है और उसको पता भी है कि वो कर क्या रही है। सम्मोहित होकर वो लोगों की जान ले रही है, लेकिन उस आदमी की बात तो वो सुन रही है ना, जादूगर की। तो गलतियां तो उसकी है, अपने घमंड में इतनी वो हो गई कि उसने बस सोच लिया कि कोई सा भी रास्ता लूँ, मैं तो महारानी बन जाऊँ पूरी दुनिया की। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ। कह रहा अब अगर आप जाओगे तो बहुत समय खराब हो जाएगा, ना जाने अब किस राजकुमार का नंबर लग जाए। तो मैं आप अपनी आंखें बंद करो, जब आप आंखें खोलोगे तो आप उस घमंडी राजकुमारी के महल के नीचे ही मिलोगे। तो भैया वो अपना जादू से वो कर देते हैं काम, वो पहुंचता है उसके वहाँ पे और वो अपने उसके घमंडी के पिता से बोलता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा। वो कहता है बेटा मत दे, हाथ जुड़वा ले, चला जा, तू भी अपना जान से जाएगा। कह रहा मैं नहीं जाऊँगा जान से, मेरे पास उस सवाल का जवाब है जो वो पूछती है, मुझे एक बार अंदर जाने की आज्ञा दीजिए। वो जाता है, उससे सवाल पूछा जाता है कि बता राजा करण ने अपनी पत्नी चंद्रसेना के साथ क्या किया। अब वो बता देता है कि राजा ने अपनी पत्नी चंद्रसेना को बकरी बनाकर अपने ही बगीचे में बांध रखा है और आज वो वहाँ पर घास चर रही है। इतना ही कहना होता है, इतने में ही वो तांत्रिक आ जाता है और कहता है अच्छा तू हो आया। उस पंडित ने, उस करण के पंडित ने उस राज्य को पूरी शक्तियों से विभूत कर रखा है, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, इसीलिए मैं ये सवाल पूछवाता हूँ कि मुझे पता तो लगे उस महारानी का क्या हाल है। और अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि अब तुझे सारी बातों का पता है। ये है वो, इतना ही कहना होता है। इतने में वो अपने जेब से निकालता है सिंदूर और वो उस घमंडी राजकुमारी के ऊपर डालता है, इतने वो बकरी बन जाती है। एक सेकंड नहीं लगती, एक क्षण में ही वो अपनी तलवार निकालकर उसको जादूगर की गर्दन काट देता है और सब कुछ सही हो जाता है। मतलब जो मरे हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हाँ आगे के लिए वो जो राजकुमारी है वो बकरी बन जाती है और जो जादूगर है वो राख में परिवर्तित हो जाता है। अब वो इतने आ जाता है, राजा सारा कहता है मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई। लोग क्या करेगा अपनी बेटी का, क्या करेगा अपनी बेटी का, तेरी बेटी ने 50 लोगों की जान ले ली, तेरी बेटी बेटी के लाने लायक है, ये ली तेरी बेटी, देख बकरी बनी हुई है। कहता है कि ले जाओ इसे मेरी आंखों से दूर, इसने मेरा सब कुछ सर्वनाश कर दिया है, इतने सारे राज्य के युवकों को ये खा गई है और सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। तो वो क्या करता है, उसी क्षण उसको अपने राज्य में लेके जाता है, अपने पिता को बोलता है कि पिताजी ये रहे मेरे भाइयों की खूनी और 48 राजाओं की खूनी। तो वो उसको अपने उसमें ही बगीचे में ही बांध देता है, वो वहीं पर ही रहती है, इसकी सजा होती है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद राजा होता है, वो दासी जो कुसुमलता होती है उससे विवाह करके उसको अपने राज्य में ले आता है, उसे महारानी बनाता है। और देखिए अच्छे, मतलब कितना अच्छा राजा है, उसने राजा होने के बाद भी एक दासी से शादी करी कि क्यों, क्योंकि उसने वचन दिया था, प्रेम था। तो आज की कहानी बस इतनी ही, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कहानी वाकई में बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरी। जय श्री राम।